परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। जब भी 100 के टर्म में हम कोई भी बात करते हैं तो वहां पर यूज होता है परसेंटेज टर्म। जैसे हमने कहा कि किसी क्लासरूम में 20% स्टूडेंट ब्रिलियंट, इसका मतलब यह होता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 20 स्टूडेंट ब्रिलियंट। अगर किसी स्टूडेंट का मैंने कहा कि मार्क्स आया हुआ है 49%, इट मींस कि अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर थे उसमें से स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है 49 मार्क्स। तो जब आउट ऑफ 100 बात आती है तब हम परसेंटेज टर्म की यूज करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये पहले यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म था। आज भी इसकी यूज होती है। जैसे जब आप बहुत सारे फूड आर्टिकल के रैपर को देखते हैं तो उसके ऊपर परसेंटेज के टर्म में लिखा रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतने परसेंटेज मास बाय मास है। लैब में जब आप जाते हैं तो लेबोरेटरी में आप देखते हैं कि HCl सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि 10% मास बाय वॉल्यूम HCl है या 20% मास बाय वॉल्यूम HCl है। तो ये सारे हमारे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, इसको हम लोग 3 तरह से डिफाइन करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस इट बाय यूजिंग फॉलोइंग 3 वेज। ये 3 तरीके हैं जैसे कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परसेंटेज बाय मास। इसे हम परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज m बाय m और परसेंटेज W बाय W के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज m बाय m, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज W बाय W। W बाय W टर्म ज्यादा कॉमनली न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, लेकिन W का मतलब यहां पर वेट का यूनिट एग्जैक्टली अगर हम बोले, टेक्निकली बोले तो न्यूटन हो। अगर हम वेट के यूनिट की बात करेंगे तो वो न्यूटन होगा। यहां पर बात होती है मास की, एग्जैक्टली ग्राम की। तो अगर कहीं वेट लिखा हो तो इसका मतलब आप फिजिक्स वाला वेट यानी न्यूटन यूनिट नहीं कंसिडर करेंगे। यहां पर आप कंसिडर करेंगे, बात हो रही है मास की, यूनिट होगा ग्राम और केजी। कहीं लिखा हुआ है 17% मास बाय मास और 17% W बाय W HNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 17 ग्राम HNO3 का है। 17 ग्राम HNO3 का है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 17 ग्राम HNO3 का है। अगर लिखा हुआ मिल जाए 21% m by m HCl सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग हम बताएंगे कि 100 मास सॉल्यूशन में और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कंटेंट्स 21 ग्राम ऑफ HCl। कहीं पर लिखा है 37% मास बाय मास Na2SO4 सॉल्यूशन। इट मीन्स कि ये 37% मास बाय मास Na2SO4 का सॉल्यूशन है। मीन्स दैट कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contains 21
37 ग्राम ऑफ Na2SO4 मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व हो रहे हैं उसे हम परसेंटेज मास बाय मास के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज किसी सॉल्यूशन को बनाते समय हमने x ग्राम सॉल्यूट और y ग्राम सॉल्वेंट का यूज किया है, मतलब हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो x प्लस y ग्राम है। तो x प्लस y ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व होगा वो होगा x बाय x प्लस y ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा x प्लस बाय x प्लस y इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, तो परसेंटेज मास बाय मास का मतलब आएगा x बाय x प्लस y इंटू 100। मीन्स यहां पर x क्या है, यहां पर x क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, x प्लस y क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज मास बाय मास का एक्सप्रेशन हुआ। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज V बाय V। वॉल्यूम को जो यूनिट केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं वो ml होता है, क्योंकि जब केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे होते हैं तो जनरली जो वॉल्यूम हम सॉल्यूट का लेते हैं या सॉल्यूशन का लेते हैं वो लेस होता है। अगर आप चाहें तो लीटर भी ले सकते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है 21% V बाय V। 21% का मतलब हुआ 100 में 21, इट मीन्स 100 ml of solution contains 21 ml of HNO3। 38.2% V by V एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ऐसा कहीं लिखा है। इसका मतलब हो गया कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 38.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड है। अगर 19.61% V by V H3PO4 सॉल्यूशन है, इसका मतलब आता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो उसमें वो कंटेंट्स 19.61 ml ऑफ H3PO4। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in, volume of solute dissolved in 100 ml of solution is called as percentage by volume। अब इसे अगर कभी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज V by V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो 100 ml सॉल्यूशन में जितने ml सॉल्यूट के डिजॉल्व्ड हैं उसे हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहा करते हैं। 100 ml में 21 ml सॉल्यूट है, 21%। 100 ml सॉल्यूशन में 38.2 ml एसिटिक एसिड है, 38.2%। 100 ml सॉल्यूशन में 19.61 ml सॉल्यूट है, 19.61%। दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और परसेंटेज m बाय v और परसेंटेज w बाय v। एग्जाम्पल से देखते हैं, कहीं पर लिखा है 12.8% मास बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन हमेशा इसी तरीके से गिवन रहते हैं, वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। इनके डेफिनेशन से आपका कोई कंसर्न नहीं है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, इसके एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में। तो इसका मतलब आएगा 12.8% मीन्स मास बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब आ रहा है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टेंस 12.8 ग्राम ऑफ इथेनॉल। कहीं लिखा हुआ है 17.61% m by v KMnO4 सॉल्यूशन। इस इंफॉर्मेशन को देख के हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेंट्स इसमें है 17.61 ग्राम ऑफ KMnO4। जैसे कहीं पर लिखा हुआ मिल गया 32.11% m by v K2Cr2O7 सॉल्यूशन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32.11% को 32.11 by 100 m by v। ऊपर जो इंफॉर्मेशन है ये सॉल्यूट का और नीचे के इंफॉर्मेशन जो है वो सॉल्यूशन के गिवन है। मींस 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन में 32.11 मास K2Cr2 का है। तो 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन मींस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और इसमें कंटेंट्स 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 32.11 मास K2Cr2O7। तो यहां ml अगर होगा तो यहां ग्राम होगा, तो 32.11 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। अगर रिलेशन निकालना हो तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन आएगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का रिलेशन आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये एक्सप्रेशन हुए परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के। जो कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है वो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या होता है, तो जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं जैसे P बाय Q के फॉर्म में, और ध्यान रहे Q ग्रेटर देन हो P से, तब इसके लिए फ्रैक्शन टर्म की यूज होती है। जैसे कहीं पर हमें लिखा हुआ मिला 1/7। अब इसकी भी मीनिंग होती है, इसका मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ 7,
जब टोटल पार्ट्स 7 हैं तो उसमें जिस पर्टिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 का है। जैसे 2/3 मीन्स 3 पार्ट में 2 पार्ट, 9/11 तो 11 पार्ट में 9 पार्ट। तो कहीं पर भी अगर P/Q के फॉर्म में डेटा गिवन हो और Q ग्रेटर देन हो P से, तो इसके लिए टर्म फ्रैक्शन यूज होता है। मीन्स फ्रैक्शन एक तरह का रेशियो है। अब बोला मास फ्रैक्शन, मीन्स मास के रेशियो की बात होगी, और मोल फ्रैक्शन है मीन्स मोल के रेशियो की बात होगी। तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर कहीं पर लिखा है, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर कहीं पर गिवन है, तो इसका मीनिंग होता है mass of solute divided by total mass of various components, total mass। अगर कहीं पर गिवन है mass fraction of solvent, इसका मतलब आएगा mass of solvent divided by total mass। लिखा है mole fraction। Mole fraction of a particular component of solution is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of different components present in solution। एक सॉल्यूशन हमने लिया, इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, A, B और C। A का मोल Na, B का मोल Nb और C का मोल Nc। तो जब बोला जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट में जैसे हमने सॉल्यूट को लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब लेंगे तो क्या बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिया जाएगा और इसमें डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जनरली एक्स से। तो अगर एक्स सॉल्यूट लिखा है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स में आ जाएंगे एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा गया हो तो इट मींस मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होंगे। एक चीज ध्यान दें, तो अगर इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का हम सम कर देते हैं तो वैल्यू विल बी 1। मीन्स अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम लोग बस उसमें 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर एग्जांपल देते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स में ए बी और सी तीनों हैं। मोल फ्रैक्शन अगर सी के हो तो मोल्स ऑफ सी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है, इसका वैल्यू आता है कितना, 1। जैसे अगर 2 ही कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो, इफ वी हैव ओनली 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन mole fraction of solute plus mole fraction of solvent will be 1. Here we have 3 components, then summation of mole fraction of all the components will be equal to 1. अब इसमें से अगर 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो थर्ड का निकालने के लिए हम 1 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज कंसंट्रेशन पर बेस्ड हैं।
परसेंटेज कंसंट्रेशन पर भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से ये दो अभी आपके सामने है। देखिए तो, when 300 gram of a 15% solution was cooled, we have a solution of mass, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका मास है 300 ग्राम, और ये सॉल्यूशन कैसा है तो 15%, मींस इसमें जो सॉल्यूट होगा वो 300 का 15% है, दैट इज 45 ग्राम। मेरे पास 45 ग्राम किनके हैं, सॉल्यूट के हैं, ठीक है। और अब कह रहा है कि when 300 ग्राम ऑफ ए 15% सॉल्यूशन वाज कूल्ड, अब इस सॉल्यूशन का कूलिंग कर रहा है, तो आफ्टर कूलिंग के बाद कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड, इसमें से सॉल्यूट 12 ग्राम रिमूव हो गया। तो जब 12 ग्राम सॉल्यूट रिमूव हो गया तो अब जो मेरे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में 45 माइनस 12 दैट इज 33 ग्राम है किनके, सॉल्यूट के। और सॉल्यूशन का मास अब 300 ग्राम नहीं होकर के 300 में से 12 ग्राम क्या हो गया, रिमूव हो गया है। सॉल्यूट रिमूव हुआ तो कहां से रिमूव हो रहा है, सॉल्यूशन से रिमूव हो रहा है। हमारे पास 300 ग्राम सॉल्यूशन था, इसमें 15% सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास हुआ 45 ग्राम। अब इस 45 ग्राम सॉल्यूट में से 12 ग्राम क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर जा रहे हैं, तो जो सॉल्यूट का अमाउंट लेफ्ट है वो कितना आया, 33 ग्राम। सॉल्यूशन कितना आ रहा है, सॉल्यूशन से ही तो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हुआ है, तो 300 माइनस 12 दैट इज 288। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जब भी परसेंट कंसंट्रेशन बोले और कुछ भी मेंशन ना हो, इसका मतलब वो परसेंटेज मास बाय मास है और परसेंटेज बाय मास है। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन मींस परसेंट मास बाय मास। कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना है बचा हुआ, दिस इज 33। सॉल्यूशन का मास जो लेफ्ट है वो कितने हैं, 288 इनटू 100। तो इतने परसेंट कंसंट्रेशन हुए। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। डिटरमाइन द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हमें किसी सॉल्यूशन का परसेंट कंसंट्रेशन बताना है। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, जो कि बन रहा है मिक्स होने से, किसको, तो 200 ग्राम ऑफ ए 30% सॉल्यूशन। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कैसा है, दिस इज 200 ग्राम और 30% सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास 200 ग्राम का अगर हम 30% लेते हैं, 200 ग्राम का हम 30% लेते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 60 ग्राम। मीन्स वी हैव 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड रेस्ट 140 ग्राम कौन होंगे, सॉल्वेंट होंगे। 60 ग्राम हुए सॉल्यूट के और 140 ग्राम हो गए सॉल्वेंट के। एक सेकेंड सॉल्यूशन है, जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसके बारे में बोल रहा है कि दैट इज 500 ग्राम है और 40% सॉल्यूशन है। तो इसमें सॉल्यूट कितना हो गया, 500 का 40% 200 ग्राम। मीन्स जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है इसमें 200 ग्राम है सॉल्यूट के, और रेस्ट जो 300 ग्राम होगा वो है सॉल्वेंट का। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इस दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो आफ्टर मिक्सिंग जो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है उस सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा, तो 200 ग्राम ये सॉल्यूशन थे, 500 ग्राम ये सॉल्यूशन थे, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 200 प्लस 500 700 ग्राम सॉल्यूशन के हुए। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है,
60 plus 200, 60 plus 200 that is 260 ग्राम सॉल्यूट का है। फाइंड करना है परसेंट कंसंट्रेशन, तो परसेंट कंसंट्रेशन नहीं कुछ गिवन हो तो इसका मतलब परसेंट मास बाय मास है। परसेंट मास बाय मास में मास ऑफ सॉल्यूट इज 260, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 700, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100, that is 260 by 7%. This is the percent concentration, percent mass by mass. आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है a sugar syrup of weight 214.2 ग्राम, मेरे पास जो सॉल्यूशन गिवन है उनके मास है 214.2 ग्राम। ये शुगर सिरप है, मीन्स सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कंटेंस 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। इस सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम है शुगर का, मीन्स 214.2 माइनस 34.2 दैट इज 180 ग्राम। अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं गिवन हो तो हम क्या ले लेते हैं, वाटर। कैलकुलेट मोलल कंसेंट्रेशन, मेंस हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलल कंसेंट्रेशन मीन्स फॉर मोलैलिटी एंड मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ शुगर, और शुगर का मास है 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू है 342। फॉर्मूला गिवन है, हम मोलर मास निकाल लेंगे 342 into 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम into 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास 180 है। ये मोलैलिटी हुआ किसका, सॉल्यूशन। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। जैसे ही पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का मतलब होगा मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब शुगर के मोल कितने हैं, तो मोल निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 34.2 डिवाइडेड बाय 342। यही यहां पर भी आएगा 34.2 डिवाइडेड बाय 342 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मोल निकालना है, वाटर का मास गिवन है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अगर इसी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा जाता तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा। ये क्वेश्चन 88 में जेई में आया था। जेई 1983 में पूछा हुआ है, ये 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। पहले जेई के जो एग्जामिनेशंस होते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था और उस समय के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होता था। अब उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां मोलैरिटी टर्म भी इन्वॉल्व है, परसेंटेज भी इन्वॉल्व है, मोल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है और मोलैलिटीज भी इन्वॉल्व है। मतलब चार डिफरेंट कंसेंट्रेशन टर्म को लेकर के इस न्यूमेरिकल को पूछा गया। चलिए आते हैं इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि the density of a 3m सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, जैसे ही 3m लिख रहा है मींस मोलैरिटी की वैल्यू जो सॉल्यूशन की है वो कितनी है 3 और मोलैरिटी 3 का मतलब आता है कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ये डिसॉल्व्ड है 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में।
देखिए, इसी कंक्लूजन को निकालने की जरूरत होती है। ये कंक्लूजन जब तक नहीं आप निकाल सकते हैं तब तक न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफी मुश्किलें आएंगे। हाँ, तो अब देखो मोल्स। अब इस मोल से हम चाहे तो इजिली मास निकाल सकते हैं। अब हमको मास ऑफ Na2S2O3 चाहिए, तो मास इक्वल्स टू मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास सोडियम थायोसल्फेट का इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो 158 आएगा। तो आ गया हमारे पास 474 ग्राम। अब देखिए तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml। अब क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। तो इससे मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है 1.25 ग्राम पर ml इंटू 1000, 1250 ग्राम। अब हमें क्या क्या पता चल गया? मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, सोडियम थायोसल्फेट। मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन, परसेंटेज बाय वेट ऑफ Na2S2O3। तो परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनके मास हमें मिल गया है सोडियम थायोसल्फेट के 474। टोटल मास के बहन है 1250 इंटू 100। मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा किसका? परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। जब मोल फ्रैक्शन निकालना होगा सोडियम थायोसल्फेट का तो ये निकलेगा ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब सोडियम थायोसल्फेट के हमारे पास मोल पता है ऑलरेडी, कितने हैं? 3 बाय 3 प्लस। अब 1250 ग्राम सॉल्यूशन में 474 ग्राम सॉल्यूट है, तो रेस्ट अमाउंट जो होगा वो वाटर का होगा। अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं गिवन हो तो हम वाटर लेते हैं। 1250 माइनस 474, दिस इज द मास ऑफ क्या? वाटर। ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन था 1250 ग्राम, इसका मास था, सॉल्यूट का मास था 474। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मास ऑफ वाटर आया, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। नाउ अब हमें मिल जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। थर्ड पार्ट फाइंड करना है हमको। मोलैलिटीज निकालना है इस आयन का और इस आयन का, तो पहले हम ओवरऑल मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का मास यहां से आएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, तो ये सॉल्वेंट का मास आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, यहां पर जो फॉर्मूला होगा मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी में। तो अब आ गया डिवाइडेड बाय कितना? 1000। इससे मोलैलिटी निकली। ये जो मोलैलिटी है ये सोडियम थायोसल्फेट की है, ये जो मोलैलिटी है वो सोडियम थायोसल्फेट की है। अब Na2S2O3 को अगर हम आयोनाइज करें, इसको आयोनाइज करते हैं तो 2 मोल्स आता है Na+ का और 1 मोल्स आता है S2O3 2- का। तो अगर मान लो अगर इसकी मोलैलिटी आती है A, तो इसके अमाउंट जो है वो डबल हो जाएंगे, तो दैट इज 2A होगी इनकी मोलैलिटी। और इससे एक ही मोल आयन का निकल रहा है थायोसल्फेट आयन का, तो इसकी मोलैलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी? A। तो जब इनकी मोलैलिटी मुझे फाइंड आउट हो गई है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आसानी से मिल जाएगा सोडियम आयन की मोलैलिटी। और जितनी ये मोलैलिटी हुई वही मोलैलिटी का वैल्यू किसका होगा? थायोसल्फेट का। जेई 2012 में पूछा गया ये सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है मोलैरिटी पर
और एक हम लोगों ने डिस्कशन किया था M1V1 इक्वल्स टू M2V2, लॉ ऑफ डाइल्यूशन पर। इस दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए 2012 में यह सवाल आए, देखते हैं। क्वेश्चन इज 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये निकला कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन का, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl के होंगे। ये मीनिंग निकला। जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज 36.5। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये जो सॉल्यूशन है, जो HCl के सॉल्यूशन है, इनकी कुछ मोलारिटी होगी, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि मोलारिटी इज M1। तो कह रहा है इसका कितना वॉल्यूम यूज करेंगे। क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, कितने वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा क्या प्रिपेयर करने के लिए। तो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो 200 ml है और इसकी मोलैरिटी है 0.4। अगर हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हम फाइंड आउट कर लें और यहां पर M1V1 इक्वल्स टू M2V2 को अप्लाई कर दें, तो देखिए तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट यहां से कर लेना, इस डेटा से मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनली V1 आ जाएगा, M2 की वैल्यू है 0.4 और V2 की वैल्यू है 200 ml। सिर्फ मोलैरिटी यहां से हम निकाल लेंगे इस डेटा से, तो वॉल्यूम निकल लेंगे। देखिए तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, रिलेशन हमने सीखा है मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 29.2 ग्राम ऑफ HCl, तो 29.2 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 into 1000 डिवाइडेड बाय हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बदले सॉल्यूशन का मास गिवन है और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25। अब यहां से हमें निकल गया इस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी। इस मोलैरिटी के वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमें V1 का वैल्यू निकल जाएगा।